हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपको स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट की सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज। आपका आज का पहला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जिन्हा मीन्स। यानी जिन्हा फिलोसफी, जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जिन्हा वर्ड का मतलब क्या होता है। जिन्हा, तो इसका सही आंसर होगा जिन्हा वर्ड का मतलब है द कनकरर, जिसने अपनी सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, जीत प्राप्त कर ली, यानी कॉन्करर। जिन्हा वर्ड का मतलब होता है कॉन्करर, तो आपको पता होना चाहिए। जिन्हा वर्ड का मतलब है द कॉन्करर, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, उस वर्ड को बोलते हैं हम लोग जिन्हा वर्ड के नाम से। जिन्हा वर्ड यानी जैन फिलोसफी, आपको याद आनी चाहिए जैन धर्म के बारे में। जैनिज्म, जैनिज्म रिलीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जैनिज्म रिलीजन के फाउंडर कौन थे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आप लोग आंसर कर सकते हो कि फर्स्ट गुरु। जैन में हमारे हुए हैं 24 गुरु, जिनके हम बोलते हैं तीर्थंकर के नाम से। यहाँ पर गुरु को जानते हैं तीर्थंकर के नाम से। तो जो पहले तीर्थंकर हुए उन्होंने ही फाउंडेशन किया, यानी उन्होंने ही फाउंड करा ये जैन धर्म। तो फर्स्ट तीर्थंकर का नाम है गुरु ऋषभदेव। ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। उसके बाद आपको याद रखने हैं 24 तीर्थंकर। अगर आपसे पूछा जाए सवाल की रियल फाउंडर कौन है, जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन हुए, यानी सबसे फेमस, ये जो धर्म जिसने फेमस करा वो पर्सन है 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। इनका नाम महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं इसको। 24 तीर्थंकर को जानते हैं हम लोग वर्धमान स्वामी के नाम से। ओके, जैनिज्म में आपको पता नहीं टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव का जो सिंबल था वो है बुल, और महावीर स्वामी जी का जो सिंबल है वो है टाइगर, लायन। महावीर स्वामी जी का सिंबल आपको याद रखना है। जैनिज्म में आपको एक वर्ड याद करना है। अगर आपसे पूछा है त्रिरत्ना, तीन रत्न ऑफ जैनिज्म, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड है KFC। KFC, ये है तीन रत्न ऑफ जैन धर्म, जैनिज्म में। इसको बोलते हैं, के से हो जाएगा राइट नॉलेज, एफ से राइट फेथ, और सी से राइट कंडक्ट। ये तीनों बात करते हैं हमारे तीन रत्न, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। KFC वर्ड आप लोग याद रखेंगे, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में पहली, किसी भी देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम पूछा गया है। तो ये थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री, इनका नाम है श्री मावो बंदरानाइके। श्री मावो बंदरानाइके पहली पूरे वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर बनने वाली लेडी हैं। और ये कौन सी कंट्री की पीएम बनी थी? श्रीलंका। श्रीलंका। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद रखेंगे। श्रीलंका की बनी थी पहली एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड। ओके, इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता होगा। इंदिरा गांधी इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। और पूरे वर्ल्ड में बात करी जाए तो श्री मावो बंदरानाइके, ये नाम आप लोग याद रखें। ओके, इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाले चैनल या फिर स्टेट का नाम है पाक स्टेट। इंडिया और श्रीलंका के बीच हमें देखने को मिलता है पाक स्टेट, जिसको बोलते हैं हम पाक जल डमरू मंडल के नाम से जानते हैं। जल डमरू मंडल यानी स्टेट वो होता है जो किसी दो बड़े लैंड पार्ट को, पानी का वो हिस्सा जो कनेक्ट करे। आपने देखा होगा यहाँ पर श्रीलंका और
इंडिया के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसी को जानते हैं हम पाल्क स्टेट के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी आपसे पूछा गया है। पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कुछ होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग ब्रोंज एज के नाम से, कांस्य युग के नाम से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चला। यहाँ पर बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंज एज के नाम से। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस नदी जो सिंधु नदी है उसके पास पाई गई जो सिविलाइजेशन है उसी को बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड आपको याद रखना है और इसको जानते हैं कांस्य युग यानी ब्रोंज एज के नाम से। इसमें जो पहला सिटी ढूंढा गया, फर्स्ट शहर जो ढूंढा गया वो था हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले ढूंढा गया बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा पहला सिटी ढूंढा जाता है इन ईयर 1921 में। 1921 में आर्कियोलॉजी करके यानी खुदाई करके पहला शहर ढूंढा गया, ये था हड़प्पा। और आईवीसी को हम लोग कभी कभी जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से। पहला सिटी हड़प्पा मिला इसलिए इसको जानते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी। ओके, जो सेकंड सिटी ढूंढा गया उसका नाम है मोहनजोदारो। दूसरा सिटी ढूंढा जाता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के फाउंडर हैं रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। रखलदास बनर्जी ने ये ढूंढा गया अगले ही साल 1922 में। इन दोनों ने ढूंढा पहला सिटी हड़प्पा, सेकंड सिटी ढूंढा है रखलदास बनर्जी मोहनजोदारो अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म किसने कॉइन करी तो तब भी आप लोग आंसर कर सकते हो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस टाइम पर थे गवर्नर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के गवर्नर। इनके अंडर में ढूंढा गया ये हड़प्पा शहर। ओके, तो आपसे बात पूछी गई है कि पोर्ट सिटी इनमें से कौन सा था, तो इसका सही आंसर बनेगा लोथल। लोथल जो है ये एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट यानी बंदरगाह शहर। यहाँ पर हमें देखने को मिला पोर्ट, पोर्ट सिटी यानी जो आईवीसी के लोग हैं वो शिप का यूज, जो पानी वाले जहाज है उसका यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए दूसरी सिविलाइजेशन के साथ, यानी इराक ईरान सिविलाइजेशन के साथ। उसको जानते हैं हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। उनके साथ ट्रेड करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं शिप, पानी के जहाज यूज कर रहे हैं। तो इनको शिप को पोर्ट पे तो आना पड़ेगा ताकि उनके रिपेयरमेंट के लिए गुड्स का जो सामान है उसका लोड अनलोड करने के लिए इनके लिए चाहिए होते हैं पोर्ट सिटी। तो पोर्ट सिटी था, इसका नाम है लोथल। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोथल पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। लोथल जो सिटी है वो भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है। भोगवा रिवर, भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ था लोथल सिटी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग इन बाकी सिटीज के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इन प्लांट्स फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है प्लांट सेल के अंदर, इन प्लांट्स में। तो फ्लोएम ट्रांसफर कराता है आपका वाटर, सॉरी फूड लगा दिया मैंने, बट इसका सही आंसर होगा फूड। फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए ही सही आंसर बनेगा इसका। फूड के ट्रांसपोर्ट जो कराता है उसका नाम है फ्लोएम। दो चीजें होती है हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कराता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम कराता है हमारा फूड ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम आपको याद रखना है, सही आंसर फूड ही बनेगा, ना कि वाटर। जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं लीव्स के अंदर, और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, तो ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। सुना होगा आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। ये सनलाइट और वाटर से अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स। प्लांट में आपको याद रखना है कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से डिफरेंट क्यों है, तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल में का जो डिफरेंस है प्लांट सेल में देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली शायद बोलते हैं, पर एनिमल सेल में देखने को मिलती है नो सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। सेल से कुछ याद रखना, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं सेल की। सेल की डिस्कवरी करी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने करी डिस्कवरी ऑफ सेल इन ईयर 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज करी जाती है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान, जब हमारा संविधान फ्रेम हो रहा था, बन रहा था, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? किसको अपॉइंट किया गया? हमारे संवैधानिक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर इन ईयर 1946। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो बनाया किसने है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संवैधानिक सभा ने बनाया हमारा संविधान। संवैधानिक सभा की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर, फर्स्ट मीटिंग। यानी हमारा संविधान बनना स्टार्ट कब हुआ था? तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और कंप्लीट हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के, कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो टोटल टाइम जो लगा वो था 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगता है हमारे संविधान बनने पर। और बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हमारा संविधान को बनाया है, फ्रेम किया है। तो पूछा गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन अपॉइंट किया गया था? तो इसका आंसर बनेगा बी एन राव। बी एन राव इसका सही आंसर बनेगा। बी एन राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का लीगल एडवाइजर इन ईयर 46। बी एन राव वाज लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके, ये बात आप लोग याद रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मैंने आपको बताया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये बात आपको याद रखनी है। और लीगल एडवाइजर जो थे वो है बी एन राव। अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम था एच सी मुखर्जी। याद रखना, एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक बात याद रखना कि लीगल एडवाइजर की बात पूछी जाए आपसे तब आंसर बनेगा बी एन राव, पर इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को एम एन रॉय के साथ। अगर ऑप्शन में एम एन रॉय भी देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए एम एन रॉय वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम, जिन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की करी थी डिमांड, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली डिमांड करी गई हमारे संविधान की एम एन रॉय द्वारा इन ईयर 1934।
1934 में पहली डिमांड रखने वाले अंग्रेजों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन की वो थे एम.एन. रॉय 1934 में, और बी.एन. राव है हमारे संवैधानिक सभा के सलाहकार। ओके, यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यू सांग इंडिया में आया, विजिट इंडिया? कौन से राजा के टाइम पर ह्यून सांग जो है वो इंडिया में आता है? तो ये चाइनीज ट्रेवलर है, इसका नाम है ह्यून सांग। तो ये इंडिया में आया हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन राजा के टाइम पर हमें देखने को मिलता है ह्यून सांग जो है वो इंडिया के अंदर आता है, ट्रेवलर है ये ह्यून सांग जो है वो बहुत इंप्रेस्ड था बुद्धिज्म रिलीजन के साथ। बुद्धिज्म धर्म से ये काफी इंप्रेस्ड था और इसको पढ़ने जानने आया था इंडिया के अंदर हर्षवर्धन राजा के टाइम पर। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ह्यून सांग को जानते हैं हम लोग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम जो कि तीर्थ यात्रा करते हैं, उनका इसको प्रिंस बोला गया ह्यून सांग को। और ये इंडिया में आया एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन राजा है पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश के राजा है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वही पर्सन है जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से अपनी कैपिटल ये शिफ्ट करते हैं, थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर हरियाणा में था और कन्नौज हमारा देखने को मिलता है यूपी में। तो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं हर्षवर्धन, थानेश्वर से अपनी कैपिटल लेके पहुंच जाते हैं कन्नौज में। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी गई, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी गई, इसको जानते हैं हम लोग हर्षचरिता के नाम से। हर्षचरिता है बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम है हर्षचरिता और ये रिटर्न बाय भानभट्ट। भानभट्ट ने लिखी हर्षचरिता नाम की बायोग्राफी हर्षवर्धन। ये जो भानभट्ट है ये कोर्ट पोएट है, ये कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन का। भानभट्ट वाज कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन और ये लिखता है हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरिता। ओके, हर्षवर्धन खुद एक राइटर है और ये कुछ बुक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई, उनका नाम है प्रियदर्शनी, रत्नावली एंड नागानंद। ये तीनों बुक रिटन बाय स्वयं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद एक राइटर भी है जो कि ये तीनों बुक लिखता है, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद नाम की बुक लिखता है हर्षवर्धन। और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है इस राजा की वो लिखी जाती है भानभट्ट के द्वारा जो कि कोर्ट पोएट है। ऑटोबायोग्राफी का नाम बायोग्राफी का नाम आप लोग याद रखोगे हर्षचरिता। हर्षवर्धन बहुत ही पावरफुल रूलर था हमारे नॉर्थ इंडिया का। जब इसने पूरा नॉर्थ इंडिया कॉन्कर कर लिया यानी जीत लिया, तब ये जाना चाह रहा है साउथ इंडिया की तरफ। और हर्षवर्धन को हराने वाले राजा का नाम है, जिसने हर्षवर्धन को डिफीट किया वो था पुलाकेशिन सेकंड। पुलाकेशिन टू वो राजा है जिसने हर्षवर्धन को डिफीट किया। हर्षवर्धन को हराने वाले राजा का नाम आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यह पुलाकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य वंश का रूलर है। चालुक्य डायनेस्टी का एक रूलर है पुलाकेशिन टू जो कि हरा देता है हर्षवर्धन को जब हर्षवर्धन आना चाह रहा है साउथ इंडिया में। और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की ये फाइट या कि हर्षवर्धन और पुलाकेशिन टू की लड़ाई होती है नर्मदा नदी के किनारे पर, एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के किनारे पर पुलाकेशिन टू ने हरा दिया हर्षवर्धन को। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है व्हेन द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड इन एवरी ईयर। हर साल नेशनल साइंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फेब को।
28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं हर साल नेशनल साइंस डे। ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। रमन इफेक्ट जो कि खोजा गया, रमन इफेक्ट के फाउंडर है डॉक्टर सीवी रमन। इसलिए हर साल 28 फेब को बनाते हैं हम लोग नेशनल साइंस डे। एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज के विजेता है डॉक्टर सीवी रमन इन ईयर 1930 में, और इनको यह नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। फिजिक्स फील्ड में इनको मिला था नोबेल प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को। और डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न भी मिल चुका है, जो कि इंडिया का यानी हमारे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है इन ईयर 1954 में। 1954 में भारत रत्न भी सीवी रमन को दिया जा चुका है। ओके, 5 जून को मनाते हैं हर साल हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, हमारे इंडियन आर्मी डे। 15 जैन। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड होते हैं आर्द्र भूमि, जो कि वेटलैंड होते हैं, उनके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। ओके, इतनी बातें याद रखनी है आपको। कुछ और दिन लिख लो। 25 जनवरी को मनाते हैं हम लोग नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को इसलिए बनता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन जो है वो कि 25 जनवरी 1950 को होता है, इसलिए हर साल मनाते हैं हम लोग नेशनल वोटर्स डे। ओके, इंपॉर्टेंट डे में आप लोग याद रखना वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। 22 मार्च को हर साल मनाता है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। और 22 अप्रैल को यानी कि ठीक 1 महीने बाद मनाया जाता है अर्थ डे। अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री में, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितनी एज, कितनी उम्र चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो इसका सही आंसर बनेगा 35 ईयर्स। 35 साल उम्र चाहिए मिनिमम क्या बनने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और प्रेसिडेंट बनने के लिए भी बिल्कुल सेम, प्रेसिडेंट अगर बनना है तब भी 35 आपको एज चाहिए। और एक और चीज है जो कि है आपको याद रखनी है। चलो देख लो, पार्लियामेंट की मैंने आपको बात बताई थी। पार्लियामेंट का आर्टिकल आप लोग याद रखना 79। पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल नंबर है 81। ऐसे ही 25 एज मिनिमम, मिनिमम 25 साल उम्र चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए। 30 साल उम्र चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। और 21 एज चाहिए हमें पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए। पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए हमें 21 साल उम्र। 18 साल हमें चाहिए हमारी वोटिंग एज।
18 है वोटिंग एज, 18 साल वोटिंग एज, जिसको हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं हम लोग 18 साल हमारी वोटिंग एज को। पहले के टाइम पर हमारी वोटिंग एज होती थी 21 साल, बट आज के टाइम पर वोटिंग एज देखने को मिलती है 18 साल। 21 से 18 साल उम्र घटा के कर दी गई बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 का एक्ट था, बट ये इम्प्लीमेंट होता है अगले साल 1989 में। तो 1989 में एग्जैक्टली 21 से 18 साल उम्र कर दी गई वोटिंग एज। पहले 21 साल होती थी वोट डालने की एज, तो 21 से 18 साल कर दी गई। कौन से अमेंडमेंट से, कौन से संविधान संशोधन से? तो ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। ओके, इतनी बात आपको एज से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है इंडियन इकोनॉमी के नेचर को? तो इंडिया में कैसे टाइप की इकोनॉमी फॉलो हो रही है, यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कौन से टाइप की इकोनॉमी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी? तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है हमारे पास। सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि यहां देख रहे हो आप लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो ध्यान से देखना एक बार। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां पर गवर्नमेंट का एम रहता है वो वेलफेयर करे आम लोगों के लिए। यहां पर चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोगों का जहां पर भला हो। यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहता है वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का भला करने के लिए। लोगों का भला कैसे होगा? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो सरकारी स्कूल खोल दे, सरकारी अस्पताल आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज देखे होंगे जहाँ पर कम फीस में एजुकेशन दी जा रही है। तो ये किसके अंडर आएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एम है वेलफेयर करना लोगों का। उसके बाद हमें देखना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहेगा टू मेक प्रॉफिट। इन्होंने अपना खुद का प्रॉफिट बनाना है, ये कोई भला करने नहीं आए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहता है खुद का प्रॉफिट बनाना, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहता है लोगों का भला करना। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही एक्सट्रीम पर चली जाएं तो इतनी यूजफुल नहीं है। दोनों के अपने ही फायदे हैं, दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इंडिया में जो इकोनॉमी फॉलो होती है उसका आंसर है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका सही आंसर बनेगा, इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी और कुछ नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी को ही हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब दोनों एक साथ रहकर काम करें, सोशल इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट भी, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे, वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे, पैसा जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और यहाँ पर हमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा लोगों का वेलफेयर करने के लिए। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इकोनॉमी से आप लोग याद रखोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी जाती है इंडिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बुक है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। शायद मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, सेंचुरी इज नॉट इनफ इनमें से किस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ओके, ऑटोबायोग्राफी से हम लोग पढ़ चुके थे, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। ओके, और बताओ मेरे को, कपिल देव जी की बायोग्राफी का नाम है, कपिल देव जी की बायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
मेरे को बताओ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कौन से क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? उसके बाद आपको बताना है सनी डेज के बारे में। सनी डेज कौन से क्रिकेटर की बायोग्राफी है? उसके बाद आपको बताना है 281 एंड बियॉन्ड, ये कौन से क्रिकेटर की बायोग्राफी है? चलो देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेटर जो है यहाँ पर है युवराज सिंह। सनी डेज लिखिए सुनील गावस्कर। टू 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, यानी मूसी और भीमा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया था सहायक नदियां। मूसी और भीमा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये है कृष्णा नदी की। इसका सही आंसर बनेगा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है मूसी एंड भीमा। कृष्णा के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कृष्णा की जो लेंथ है करीब 1400 किलोमीटर के आसपास हमें लेंथ देखने को मिलती है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, कहाँ से कृष्णा रिवर निकलती है? तो ये है महाबलेश्वर प्लेटू। महाबलेश्वर के पहाड़ों से निकलती है कृष्णा रिवर, जो कि महाबलेश्वर लोकेट करता है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। ओके, महाबलेश्वर प्लेटू से निकलने वाली रिवर है ये कृष्णा रिवर। इसी की सहायक नदियां हैं मूसी एंड भीमा। कुछ और ट्रिब्यूटरीज आप लोग देख लो कृष्णा रिवर की। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोयना, ये सभी ट्रिब्यूटरी हमारी कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर के बारे में आपको थोड़ा और पता होना चाहिए। कृष्णा निकलती है वेस्टर्न घाट से, इसको हमारा साउथ इंडिया मान लो, या ये महाराष्ट्र से महाबलेश्वर प्लेटू से ये रिवर निकलती है कृष्णा रिवर और गिर जाती है यहाँ पर। इसका ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। लेंथ करीब मैंने लिखवा दी 1400 किलोमीटर के आसपास है, महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम आपको पता होने चाहिए। कृष्णा रिवर बनाती है यहाँ पर अपना खुद का डेल्टा, जिसको जानते हैं हम लोग कृष्णा डेल्टा के नाम से, कृष्णा डेल्टा के नाम से। कृष्णा नदी पे आपको याद रखना है दो प्रोजेक्ट, एक तो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है कृष्णा नदी के ऊपर और ये लोकेट करता है आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। दो प्रोजेक्ट और याद रखने आपको कृष्णा नदी पर, पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा आपको कृष्णा नदी के ऊपर। और एक और प्रोजेक्ट याद रखना है, इसका नाम है कालेश कालेश्वरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट और कालेश्वरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है आपको तेलंगाना में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये सारी बात याद रखनी है आपको कृष्णा नदी से। ओके, कृष्णा हमारे साउथ इंडिया की, पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरे सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पर आती है गोदावरी। गोदावरी रिवर के बारे में हम लोग किसी और क्वेश्चन में देखेंगे। पर एक बात रखना, गोदावरी और कृष्णा इन दोनों के डेल्टा के बीच में एक लेक पाई जाती है। देखो यहां पर ये है कृष्णा रिवर और ऊपर की तरफ आती है ये गोदावरी रिवर। यहाँ पर ये गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है। तो यहाँ इन दोनों डेल्टा के बीच में एक लेक देखने को मिलेगी। ये नेचुरली लेक है, इसका नाम है
कोलेरू लेक। कोलेरू लेक हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। और कौन सी दो नदी के डेल्टा के बीच में हमें देखने को मिलेगी? तो गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में देखने को मिलती है कोलेरू लेक। ओके, इतनी बातें याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेंगी, तो आप लोग जुड़े रहें न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। इसको चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।